हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीसीएफ चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम साइंस का टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो कंटेंट एनसीईआरटी में है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में या आपको वीडियो कैसी लगी उस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल। कणों के साइज यानी उनके आकार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको इन्हें असेंडिंग, आरोही, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि सबसे छोटा साइज कौन से पार्टिकल का होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर यहाँ पे अवरोही कहा जाता तो डिसेंडिंग यानी बड़ा और बड़े से छोटा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। बात यहाँ पे की गई है रॉक है, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। ये 5 तरह के पार्टिकल दिए गए हैं। हिंदी में रॉक यानी चट्टान, क्ले यानी मृतिका, सैंड यानी रेत, ग्रेवल यानी बजरी और सिल्ट यानी गाद। तो अगर हम इनका साइज देखें तो देखिए, पहले आपको मैं समझा देती हूँ कि सबसे जो छोटा साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल अगर हम देखें तो वो पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं वो होते हैं क्ले यानी मृतिका के सबसे छोटे फाइन पार्टिकल्स, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर क्ले के बाद आता है सिल्ट, SILT, सिल्ट। सिल्ट यानी कि गाद। इसका साइज जो है पार्टिकल का वो क्ले के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर साइज आता है सैंड पार्टिकल्स का यानी बालू। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है ना तो उनके बीच का स्पेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे छोटे हैं क्ले, उसके बाद है सिल्ट, फिर है सैंड। सैंड के बाद सैंड से बड़े पार्टिकल होते हैं ग्रेवल के, ग्रेवल यानी बजरी, और बजरी से बड़े क्या होंगे, रॉक, रॉक यानी चट्टान। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो सबसे छोटा से बड़े में आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, पहले आएगा क्ले, उसके बाद आएगा सिल्ट, फिर आएगा सैंड, फिर ग्रेवल, फिर रॉक, यानी ऑप्शन 2 इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। तो मृतिका, गाद, रेत यानी बालू, बजरी, चट्टान। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर है सॉइल, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपको 3 तरह की सॉइल्स के बारे में बताया गया है। सैंडी यानी बलुई सॉइल, ठीक है, क्ले यानी मृणमय, और लूमी सॉइल को हम बोलते हैं दुमटी सॉइल, दुमटी मृदा। तो उन तीनों के बारे में इसमें बताया गया है, कैसे साइज हैं पार्टिकल के, तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लेयर ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ। जैसे आप मान लीजिए एक ग्लास है, अगर हमने ग्लास के अंदर एक थोड़ा सा पानी लिया और पानी में मिट्टी को डिसॉल्व किया, मिट्टी को डाला, तो कुछ समय बाद आप ग्लास को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि ग्लास के अंदर अलग अलग तरह की लेयर्स बन जाएंगी। तो पहले कौन सी लेयर रहती है, फिर क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो लेयर्स को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर रहता है ह्यूमस, ठीक है, उसके नीचे रहता है पानी, वाटर की एक लेयर आएगी, फिर उसके नीचे आएगी क्ले यानी मृतिका की लेयर, फिर आएगी बालू यानी कि सैंड की लेयर, और सबसे नीचे बजरी, ग्रेवल। हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लें, ऊपर ह्यूमस, फिर जल, फिर मृतिका, फिर बालू, बजरी। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने पुरानी वीडियो में क्वेश्चन कराया था, जहां पूछा था कि अगर सॉइल को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है और जो परतें बनी हैं उनको नीचे से ऊपर अरेंज करो, तो सबसे नीचे क्या आएगी, बजरी, फिर बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस। ऊपर से नीचे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए लेयर्स कैसी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में थोड़ा सा एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे सॉइल चैप्टर में, तो वहाँ पे 3 सॉइल्स बताई हैं। सैंडी यानी बलुई मृदा, क्ले यानी कि मृणमय, और लूमी यानी कि होता है दुमटी मृदा। तो सैंडी सॉइल वो होती है जिसके अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, बिग पार्टिकल। सैंड में जो बालू होता है, रेत, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं।
क्ले के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फाइन, छोटे होते हैं, और लूमी के जो पार्टिकल होते हैं, दुमटी मृदा के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ना तो सैंडी जितने बड़े होते हैं ना क्ले जितने छोटे होते हैं, यानी कि लूमी के अंदर जो साइज है पार्टिकल का वो इन दोनों के सैंडी और क्ले के पार्टिकल के साइज के बीच में है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लूम। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। तो लूमी के अंदर तीन चीज मिलती है, क्ले रहती है, सैंड है और सिल्ट है। हमें अभी क्वेश्चन में सिल्ट पूछा था, तो सिल्ट का साइज क्या रहता है, क्ले और सैंड के बीच का रहता है। ठीक है, सिल्ट ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजक तार नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट में सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे करंट पास हो, ये तो नॉर्मल बात है, पता है हमें। तो विद्युत परिपथ को अब पूरा अगर हमें करना है तो हम इनमें से किस चीज़ का उपयोग करेंगे, कागज़ की पट्टिका लेंगे, रबड़ की पेटी लेंगे, या लकड़ी की छड़ या ब्लेड। तो देखिए, कागज़ की पट्टिका, कागज़ पेपर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, करंट तो पास नहीं हो सकता ना पेपर से। रबड़ की पेटी, यानी अगर रबड़ लेंगे तो रबड़ भी क्या है, इंसुलेटर है। लकड़ी की छड़, वुड, लकड़ी भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है ना। और ब्लेड जो है, ब्लेड किसका होता है, मेटल का बना होता है, तो ब्लेड क्या है, ब्लेड कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका सुचालक है ब्लेड, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ फिर हिंदी वालों को दिखा दूंगी। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। मंजुला ने अपनी इमेज किसके अंदर देखी, प्लेन मिरर के अंदर। तीन तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स, कॉनकेव, अवतल और उत्तल, ये हमने देखे। शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज कितना होगा। अभी क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर मैं इसे अच्छे से आपको बताती हूँ। मंजुला समतल दर्पण में, प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, उसमें उसने अपनी इमेज देखी, अपना प्रतिबिंब देखा। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर की है, 5 मीटर दूर खड़ी है वो शीशे से। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। जब वो शीशे की ओर 1 मीटर चली तब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर हम प्लेन मिरर को देखें तो प्लेन मिरर को हम, सॉरी ये टेढ़ा हो गई लाइन, प्लेन मिरर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने एम से मंजू को बनाया, जो भी मंजुला नाम है। अब वो 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है, किससे, प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है। तो प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। तो जब वो 5 मीटर खड़ी थी तो मंजू की जो एम आई यानी मंजू की जो इमेज बनी वो भी कितनी दूरी पे बनी, 5 मीटर पे ही बनी। अब मंजुला 1 मीटर शीशे की ओर बढ़ गई, यानी कि पहले वो 5 मीटर की दूरी पे थी, अब वो 1 मीटर शीशे की ओर बढ़ी है। तो अब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा मंजुला का, 4 मीटर होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर शीशे की ओर। तो अब मंजुला और उसकी जो इमेज बनेगी अब यहाँ पे, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो उसकी इमेज भी 4 मीटर की दूरी पे बनेगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस, मंजुला और मंजुला की इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 8 मीटर का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 8 मीटर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज होती है, उसका प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 मीटर, यानी कि इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। कोई लोलक, एक पेंडुलम है, पुराने वाला जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराया उसमें मैंने समझाया कि पेंडुलम में ऑसिलेशन एक कब होती है और पेंडुलम कैसा होता है, कैसे मूव करता है, वो आप देख लीजिएगा पुरानी वाली वीडियो जाके। आई थिंक कल वाली वीडियो में मैंने वो कवर कराया। 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, यानी कि 3 सेकेंड में वो कितनी ऑसिलेशन कर रहा है, 30। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी ऑसिलेशंस करी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में निकालनी है। तो 30 ऑसिलेशन 3 सेकेंड में करता है, तो एक ऑसिलेशन कितनी सेकेंड में करेगा, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस करेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा है इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक तरीके से चारों ऑप्शन के अंदर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बता रखी है। तो देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, दोलन, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं दोलन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी ऑसिलेशंस करें, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
1 सेकेंड में, ठीक है। अब हमें अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 30 सेकेंड के अंदर, सॉरी हाँ 1 मिनट में दोबारा क्वेश्चन देख लेती हूँ, कितना 3 सेकेंड के अंदर 30 ऑसिलेशन करता है, ये दे रखा है। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 सेकेंड में वो कितनी ऑसिलेशन करता है, 30। तो आप बताओ 1 सेकेंड में कितनी करेगा। जब हमें 1 के लिए कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, तो 30/3 यानी 30/3, तो डिवाइड करेंगे 10, तो 10 ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। तो ये जो 10 ऑसिलेशंस करी, ये ही इसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन करी, हमने शुरू में देखा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी, 10 हर्ट्स। यहाँ से फ्रीक्वेंसी सब लोगों को समझ में आ गई होगी, फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्स। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। तो सबसे पहली जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे ही बनाई है। जो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया था, उसमें पहला क्वेश्चन जो सीरीज़ 1 के अंदर पहला क्वेश्चन है वो यही है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में फॉर्मूला होता है कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1 फ्रीक्वेंसी के। तो 1/10 यानी 1/10 करेंगे, तो नीचे 10 है ऊपर 1 है, 1 लिखा, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.1 सेकेंड। आवर्तकाल किस में आता है, सेकेंड में। तो इसकी टाइम पीरियड होगा 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वाला। टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको अच्छे से समझ में आ गया है वाला क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं प्लेन मिरर को के बारे में आपको समझा देती हूँ। देखिए, प्लेन मिरर को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम अपना आईने में चेहरा देखते हैं, आप आईने के आगे खड़े होते हैं, वो प्लेन मिरर है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो आपकी इमेज भी बिल्कुल उतने ही साइज़ की बनेगी, तो सेम साइज़ की बनेगी, पहली बात। दूसरी, जितनी दूरी पे आप खड़े हैं, अगर डी डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी डी डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो यानी कि जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर से दूर हैं, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी प्लेन मिरर से दूर बनेगी। 2 बात समझ में आई। तीसरी बात, अच्छा आपने कभी नोट किया होगा कि अगर प्लेन मिरर के सामने आप अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं, लेफ़्ट हैंड अगर आप उठाएं तो आपकी इमेज में कौन सा हैंड होता है, राइट हैंड उठेगा। अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो इमेज में कौन सा हैंड उठेगा, लेफ्ट। ये वाला फिनोमिना क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। यानी कि प्लेन मिरर के अंदर एक चीज़ होती है कि उल्टा दिखाई देता है ना, लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस जो होता है ना, एम्बुलेंस जब हम लिखते हैं, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। तो वो क्यों लिखा जाता है, वो अब आप देखना, खुद सर्च करना क्यों ऐसा होता है। आपने खुद एक चीज़ देखा होगा कि अगर हमने मान लीजिए बी ऐसे है, तो प्लेन मिरर के अंदर बी कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। समझ में आ गया आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। तो अब हम एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इमेज इज़ इरेक्ट, इमेज इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम शीशे में देख रहे हैं, मैं सीधी खड़ी हूँ, इमेज उल्टी है, नहीं, सीधी ही बनेगी। इरेक्ट यानी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ है, इमेज रियल होगी, नहीं। क्या मैं अगर शीशे के सामने जैसी खड़ी हूँ, क्या कोई दूसरी भी असली में खड़ा होगा, नहीं, वो वर्चुअल है, एक प्रतिबिंब है, असली में तो नहीं है ना, इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो वो चीज़ क्या है, रियल इमेज नहीं है, बल्कि कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। तो बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तीसरा, इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। मैंने अभी समझाया लेटरल इन्वर्जन क्या है। तो क्या है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, हिंदी में पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन को। द इमेज साइज इज सेम, इमेज साइज सेम होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ACD यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। पहला है, डाइजेशन, केमिकल, फिजिकल चेंज दोनों क्लास के अंदर चैप्टर है, क्लास 6th में भी है, क्लास 7th में भी है। क्लास 6th वाला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं और केमिकल चेंज हम किसे बोलते हैं। 7th के अंदर से वाला चैप्टर लिया गया है। आप मेरे चैनल एड्यू प्लानट सुरभि मित्तल के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके भी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर की वीडियो भी बनाई है, वहाँ से भी पुराने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो
आप ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज वहाँ से जाके देख सकते हैं, 7th वाली भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो देखिए अगर हम इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो केमिकल चेंज वो होता है जहाँ पे कोई नई चीज़ बनती है। जब डाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स एक कम्प्लीटली अलग फॉर्म में चेंज हो गए। आपने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर को जो मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने समझाया है कि फैट किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में, है ना। और प्रोटीन का किस में चेंज हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। तो डाइजेशन के अंदर क्या है, एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो ये डाइजेशन तो केमिकल चेंज हुआ। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी बात कही गई है, क्या फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है, प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल, क्योंकि पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपना स्टार्च की फॉर्म में खाना बना रहे हैं खुद, तो वो भी क्या है, एक नई चीज़ वहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में, है ना, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है। तो श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज ही है, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो एक चैप्टर है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें हमने देखा कि नमक को हम पानी से कैसे अलग कर सकते हैं, इवापोरेशन की प्रोसेस से। उसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसे भी आप देखिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब मेरे को सॉल्ट मिला तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स बहुत ही क्लियर नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे, अच्छे क्रिस्टल्स नहीं होंगे। तो अगर मैं किसी सब्सटेंस के प्रॉपर क्रिस्टल्स चाह रही हूँ तो उस प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्रिस्टल बनाने की क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। एक बार हम देख लेते हैं इसको एनसीईआरटी में। देखिए क्लास 7th का चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर इसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलों के आकार स्पष्ट रूप से नहीं दिखता जब हम सॉल्ट को लेते हैं इवापोरेशन प्रोसेस से। लेकिन किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल यानी कि बड़े साइज के क्रिस्टल लाने के लिए मेरे को क्या प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, क्रिस्टलीकरण। यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी, रहा तो वही का वही है, सॉल्ट है तो सॉल्ट ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, बस उसकी शेप चेंज होकर क्रिस्टल फॉर्म बन गई है, इसीलिए एक फिजिकल चेंज है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि कैसा चेंज है, एक भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, क्या होता है, पेड़ों का काटना। जब बहुत बड़े स्तर पर, एक लार्ज स्केल पर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। क्यों काटते हैं, क्योंकि हमें नई बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, या हमें और भी कुछ वहाँ पे काम करना है, तो आजकल वनों को काटा जा रहा है। तो उस लार्ज स्केल जब पौधों को हटाया जाता है, वनों को काटा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। इसी का उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन, यानी कि पौधों को लगाना, पेड़ों को लगाना। डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है मरुस्थलीकरण। क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मृदा है, सॉइल है, अगर हमने प्लांट्स को काट दिया, पेड़ कटे, तो क्या होगा कि ऊपर वाली, पहले प्लांट्स ने क्या कर रखा था, सॉइल को बाइंड करके रख रखा था, यानी कि सॉइल को बांध के रख रखा था अपने साथ। लेकिन अब ये पेड़ कट गए हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो अब क्या होगा कि अगर हवा चली या पानी का बहाव यहाँ पे हुआ, हवा के कारण या पानी के बहाव के कारण जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है वो उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और साथ में ऊपर वाली लेयर के अंदर आपने अभी देखा कि ऊपर वाली लेयर के अंदर ही ह्यूमस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर ऊपर वाली सॉइल ही नहीं रही तो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी चले गए, यानी कि अब ये सॉइल कैसी हो जाएगी, ये वाली भूमि बंजर हो जाएगी, यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं होगी प्लांट्स की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है अच्छी। तो इसीलिए धीरे धीरे एक अच्छा लैंड, एक फर्टाइल लैंड धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक मरुस्थल में, डेजर्ट में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, पेड़ों का काटना। डेजर्टिफिकेशन में भी हम बता रहे हैं कि पेड़ों के काटने से डेजर्टिफिकेशन होता है। इरोजन आपने देखा, जैसे विंड है, हवा सॉइल की ऊपर वाली लेयर को अपने साथ उड़ा के ले गई, या पानी फ्लो हुआ तो पानी ऊपर वाली लेयर को ले गया, तो इसे बोलते हैं इरोजन, अपरदन। तो ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर इरोजन होगा
तो ही डेजर्टिफिकेशन भी होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तब भी डेजर्टिफिकेशन और इरोजन होगा, यानी कि तीनों फिनोमेना, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, रिलेटेड है। लेकिन कंजर्वेशन बिल्कुल उल्टा है। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, बचा के रखना। जैसे हम प्लांट्स का या एनिमल का कंजर्वेशन कहते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि हमें एनिमल का कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनका आवास है, उनका हैबिटेट है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को कंजर्व करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव फिनोमेना, ये अलग है और ऊपर वाले तीन एक से हैं। तो सबसे अलग वाला इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका? 4th। एक बार एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहें तो क्लास 7th का जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको एक बार एनसीईआरटी में से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए डिफॉरेस्टेशन का क्या है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। फॉरेस्ट लैंड को आपने काट दिया, पूरा ख़त्म कर दिया, और किस लिए यूज़ किया उस लैंड को? दूसरे पर्पस के लिए, जैसे कल्टीवेशन के लिए आपने कर लिया, हाउस बना लिए, फैक्ट्री, या लकड़ियों का यूज़ फर्नीचर बनाने में करा, तो ये चीज़ है। अगर हम डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो देखिए डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू दी चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। जो चीज़ मैंने समझाई है ना, बिल्कुल वही की वही यहाँ पे ये चीज़ लिखी। एक बार देखिए हम मृदा अपरदन को भी इधर देख लेते हैं। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। जो चीज़ समझाई, किसके एक्शन से हुआ ये काम? या तो वाटर ने किया, या विंड ने किया, या फिर बर्फ ने किया। ठीक है, एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे, इरोजन क्या है। देखिए ये भी सॉइल चैप्टर से लिया गया है, सॉइल इरोजन। वहाँ पे एक बॉक्स है इस चैप्टर के लास्ट में एकदम, वहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, जैसे कि अभी मैंने पहले समझाया है कि जो प्लांट्स की जड़ें हैं वही सॉइल को बांधने का काम करती हैं। अगर हम प्लांट्स को काट देंगे तो फिर क्या होगा? सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर भी आसानी से पानी, वायु या फिर बर्फ के एक्शन के कारण क्या होगी? हट जाएगी, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरोजन यानी अपरदन। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहले इंग्लिश वाले बच्चे एक बार देख लें, फिर हिंदी में भी मैं बता देती हूँ। एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन अवर स्टमक। एक्स एक ऐसा रसायन है जो हमारे आमाशय यानी हमारे पेट में होता है। ठीक है, और ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हेन एक्स इज सीक्रेटेड इन एक्सेस, जब एक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, जैसे इंडाइजेशन। वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन। और वाई क्या होता है? जब एक्स ज़्यादा हो जाए तो वाई यूज होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? तो ये हमने कल एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने कल वाली सीरीज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखा था। जो बच्चे डेली सीरीज को अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब भी कभी एसिडिटी वाली सिचुएशन होती है या इनडाइजेशन वाली सिचुएशन होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस है ना, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेस है। तो इस कारण से अगर पेट में ज़्यादा HCl है तो ये एसिड है, ये बेस है, तो आपस में इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? एक्स क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और वाई क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। तो ये वाला 8th क्लास का जो चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब मैं एनसीईआरटी में से नहीं दिखा रही क्योंकि कल हम ऑलरेडी सीरीज में इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसे लगी उसको कमेंट्स में बताइए। थैंक यू एवरीवन।